हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। और आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन का जो अल्काइन वाला पार्ट होता है बेटा, उसको हम देखेंगे। और हाइड्रोकार्बन की जो अल्काइन पार्ट है उसमें जितने भी सवाल हैं, जितने भी कन्वर्जन है, जितने भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, उनको बड़े अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बेटा लेक्चर को आप रोक करके, लेक्चर को आप पॉज करके लेक्चर को देखिए, रिटन नोट्स बनाइए, तब आपके लिए बेनिफिट होता है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोकार्बन का जो थर्ड पार्ट है वो आपका अल्काइन वाला पार्ट है। और अल्काइन वाला पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। और आपको बता देता हूं कि क्या क्या आपको पहले टॉपिक देखना होता है इस चैप्टर के अंदर, राइट। तो सबसे पहली बात हम आपसे करने वाले हैं बेटा कि इंट्रोडक्शन थोड़ी सी हम लोग देख लेंगे इसकी, कि अल्काइन की पहचान क्या होती है, क्या फॉर्मूले होते हैं, ये सारी बातें। बेटा प्रिपरेशन देखना तो बहुत मस्ट बात है, ये तो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिकल प्रॉपर्टी में थोड़ी सी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। सबसे ज्यादा जो आपको मिलेगा वो केमिकल प्रॉपर्टी मिलेगा और प्रिपरेशन मिलेगा, है ना। तो ये सारी चीजों को हम लोग को ध्यान देना है, ये सारी बातों को हम लोग को अच्छे से समझना है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात हम करने वाले हैं आपसे कि अल्काइन का काम क्या है। बेटा सबसे पहली बात, अल्काइन के पास जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है। सबसे पहली बात, जो अल्काइन होता है बेटा उनके पास ट्रिपल बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड के अंदर अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है तो इनके पास ऊपर एक आपका, इसके अंदर दो आपका पाई बॉन्ड होगा और एक अपना क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। इधर भी एक सिग्मा, मतलब इनके पास बेटा 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे और 2 पाई बॉन्ड होंगे। लेकिन इनके बीच में जो दिख रहा है ना वो एक पाई ऊपर एक पाई नीचे, बीच में सिग्मा दिखने वाला है, ठीक है। तो ये जो कहानी होता है, इनकी जो प्रॉपर्टी का जो फॉर्मूला होता है वो CnH2n-2 होता है। जहां n आपको पता है कि n जो होता है वो नंबर ऑफ कार्बन होता है बेटा। n जो होता है आपका नंबर ऑफ कार्बन होता है, ये भी बात आपको पता है कि n जो होगा वो नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट मेंबर बेटा होता है, फर्स्ट मेंबर इसका भाई एक कार्बन से इथाइन अल्काइन का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो फर्स्ट मेंबर बड़ा फेमस होता है, उसे इथाइन बोलते हैं या उसे हम एसिटिलीन बोलते हैं, राइट। प्योर एसिटिलीन इज आल्सो कॉल्ड एज नारकिलीन। वे बहुत मजबूत बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो प्योर एसिटिलीन होता है बेटा उसे नारसिलीन कहते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। तो एसिटिलीन इज यूज्ड फॉर आर्क वेल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम ऑब्टेन्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ एसिटिलीन विद द ऑक्सीजन। मतलब जहां पे देखते हो कि जो वेल्डिंग होता है, वेल्डिंग की प्रोसेस होती है, वहां पे इनका इस्तेमाल देखने को मिलता है, राइट। तो ये सारी चीजें इनके पास होती है, ये सारी बातें होती है। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ये बेसिक चीजें थी, तो बहुत ज्यादा आपको यहाँ ध्यान नहीं देना है। सबसे मेन क्या है कि बॉन्ड कितने होते हैं, फॉर्मूला कितना होता है, फर्स्ट मेंबर क्या होता है। प्योर एसिटिलीन को हम नारसिलीन भी कहते हैं। इसका यूज जो होता है वो वेल्डिंग प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग ऑफ एसिटिलीन विद द ऑक्सीजन, राइट। चलिए तब इसके बाद आ जाते हैं बेटा इनके आइसोमेरिज्म वाले पोर्शन पे। आइसोमेरिज्म में क्या होता है बेटा, सबसे पहली बात तो इनके स्ट्रक्चर देख लिया जाए। अगर मान लो 5 मेंबर्ड है तो पहला नंबर उनको देना जहां पे एल्कीन यानी ट्रिपल बॉन्ड नियर दिखाई देता हो, उस जगह पे पोजीशन देना। भाई सबसे पहले पोजीशन वही उठाना जहां पे ट्रिपल बॉन्ड पहले पोजीशन पे होता है, उसको देखना। जैसे यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन है तो इसका जो नाम होगा वो 5 कार्बन है तो बेटा पेंट हो जाएगा वर्ड रूट। पहले पोजीशन पे है तो 1 और Y यानी, लेकिन आप चाहो तो इसको ऐसे लिख भी सकते हो कि सर ये पेंटाइन भी लिख सकते हैं, तो हाँ बेटा लिख सकते हैं। ये सेकेंड 1 2 3 4 5 है। दूसरे नंबर पे आपका ट्रिपल बॉन्ड है तो बेटा पेंट 2Y यानी हो जाएगा, राइट। ये देखो 1 नंबर, बस ये देखना कि नियर कहां आ रहा है डबल ट्रिपल बॉन्ड, तो 1 2 3 4 और ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो बेटा ये जो काम करेगा ये सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। पेरेंट में कितने आ गए 4, तो लिखेंगे 3 मिथाइल क्योंकि तीसरे नंबर पे है और ब्यूट 1Y यानी होने वाला है, राइट। तो ये कहानी होती है। और बोल रहा है स्ट्रक्चर फर्स्ट और सेकंड जो होते हैं
पोजीशन आइसोमेर हम देते हैं। पहला और दूसरा पोजीशन आइसोमेरिज्म, भाई ट्रिपल बॉन्ड पहले नंबर पे था, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड दूसरे नंबर पे है, तो पोजीशन हो जाएगा। पहला और तीसरा जो होता है वो आपका, और दूसरा और तीसरा जो होता है वो चेन होता है, यानी ये वाला और ये वाला चेन है। चेन में, यहाँ चेन में 5 कार्बन है, यहाँ चेन में 4 ही कार्बन है, तो ये पोजीशन, ये क्या करता है, चेन आइसोमेरिज्म में आता है। बेटा पहला देखो, फर्स्ट और थर्ड, पहले में देखो 5 कार्बन चेन में है और तीसरे में 4 कार्बन चेन है, तो ये फर्स्ट और थर्ड हो गया। सेकेंड और थर्ड की बात करोगे तो सेकेंड में 5 कार्बन चेन में, यहाँ पर 4 ही है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, चेन आइसोमेरिज्म कहलाएगा। तो ये ध्यान देने वाला बात है कि चेन में कार्बन डिफरेंस होंगे, पोजीशन में ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन आपका अलग अलग होगा। कभी वो ट्रिपल बॉन्ड 1 पे जाके बैठ जाएगा, कभी वो ट्रिपल बॉन्ड 2 पे जाके बैठ जाएगा, ऐसी हरकतें देखने को मिलता है इस अल्काइन के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ स्ट्रक्चर ऑफ इसमें। स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, अगर कार्बन के बीच में आप ऐसे बॉन्ड दिखा रहे हो तो बेटा ये तो sp हाइब्रिडेशन होगा, sp होगा। क्यों sp होगा आपको भी पता है, sp इसलिए होगा क्योंकि ऊपर पाई बॉन्ड है, नीचे पाई बॉन्ड है, बीच में सिग्मा, तो 2 ही सिग्मा अपने पास दिख रहा है बेटा। तो अगर 2 सिग्मा दिख रहे हैं तो 2 ऑर्बिटल हुआ, sp होगा। sp हुआ तो ये अच्छा खासा लीनियर होगा तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा। और आपको पता ही है कि परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर जो होता है बेटा वो अपना 50% होता है। क्यों? क्योंकि sp है, 2 ऑर्बिटल है, परसेंट का मतलब 100 होता है। तो अगर 100 में 2 से डिवाइड करोगे तो 50 p आ जाएगा और 50 s अपना आ जाएगा। तो परसेंटेज ऑफ p कितना होगा, 50, दोनों बराबर आते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन डिसाइड करता है, s कैरेक्टर डिसाइड करता है ना, तो वही चीज है। तो ये अपना सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ये s ऑर्बिटल, s का कॉन्फ़िगरेशन आप जानते ही हो, 1s बनाता है। ये स्फेरिकल होता है, तो स्फेरिकल में ये इलेक्ट्रॉन आपस में ओवरलैप करते हैं बेटा, इसका 1 इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का। तो जब ऐसे ओवरलैप करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। देखो sp ओवरलैपिंग हमेशा जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। यहाँ पे s और sp ओवरलैपिंग। बेटा एक बात बताओ, एक चीज समझो जरा, तो ये ऑर्बिटल s रहा और ये sp ओवरलैपिंग है, यानी s और sp ओवरलैपिंग से ये वाला बॉन्ड बनता है, s और sp ओवरलैपिंग से ये वाला बॉन्ड बनता है बेटा। तो ये चीजें देखने को आपको मिल जाता है, ठीक है। ये तो रहा सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड कब बनता है बेटा, जब पाई बॉन्ड ऊपर वाला लोब नीचे वाला लोब से ओवरलैप करता है तो पाई बॉन्ड करता है। भाई एबव द प्लेन ऑफ द पेपर, ऊपर प्लेन के ऊपर रहता है, और इन द अदर पेपर। तो सबसे अच्छी बात ये है, समझ लेना कि जब ऊपर का पाई नीचे के ऊपर वाला लोब दूसरे वाले के लोब के साथ, यानी px के साथ ओवरलैप करेगा, py के साथ ओवरलैप करेगा, और z ऐसे ओवरलैप करता है, इसका pz ऐसे ओवरलैप करता है, तो वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है। मतलब कि 2 पाई और 1 सिग्मा यहाँ पे आपको मिल जाता है, राइट, क्लियर है। चलो, तो ये चीजें हैं। अब एक बात आपको मैं और बताना चाहता हूं यहीं पे कि बेटा जो अल्काइन होता है ना, अल्काइन जो होता है, हम इथाइन की बात भी बोलते हैं बेटा, जो अल्काइन होता है ना वो 2 कैटेगरी में होते हैं। एक आपको डिटेल मिलेगा, एक कहलाता है टर्मिनल अल्काइन आपका, एक आपका टर्मिनल अल्काइन कहलाता है, और एक आपका क्या कहलाता है, नॉन टर्मिनल अल्काइन कहलाता है। नॉन टर्मिनल अल्काइन कहलाता है। एक टर्मिनल का मतलब क्या होता है बेटा, कि अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड एकदम किनारे पे आ जाए, अगर ट्रिपल बॉन्ड अपना किनारे पे आ गया तो बेटा वो आपका टर्मिनल कहलाता है। देखो एकदम साइड में 1 नंबर पे अगर आ गया तो टर्मिनल, और अगर ये बीच में आ गया, इस तरीके से, तो ये बीच में यानी दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एज नॉन टर्मिनल अल्काइन कहते हैं बेटा। दिस इज कॉल्ड एज नॉन टर्मिनल अल्काइन ग्रुप कहलाता है। ये आपका नॉन टर्मिनल अल्काइन ग्रुप कहलाता है, राइट, क्लियर हो गया। तो ये चीजें होती थी। अब हम लोग आते हैं सबसे बारीक चीजों पे, जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखना पड़ेगा कि सबसे पहले जो आपका प्रिपरेशन होता है वो हाइड्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम कार्बाइड होता है, इंडस्ट्रियल मेथड होता है। तो देखो कैल्शियम कार्बाइड CaC2 है,
जब इसके अंदर पानी डालोगे, हाइड्रोलिसिस कराओगे, तो बेटा ये ऐसे टूट जाता है। तो इसका मतलब क्या है बेटा, C ट्रिपल बॉन्ड C, इधर Ca इधर Ca हो जाता है। जब हाइड्रोलिसिस कराते हो ना, देख लेना, जब हाइड्रोलिसिस कराते हो तो इधर माइनस इधर प्लस, इधर माइनस इधर प्लस, तो पानी का OH माइनस और H प्लस इधर जाएगा, H प्लस और OH माइनस इधर जाता है। इस तरीके से ये एसिटिलीन का फॉर्मेशन करता है। द रिक्वायर्ड कैल्शियम कार्बाइड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट। बोलोगे सर ये कहां से आता है, जो स्टार्टिंग मटेरियल अपना है वो कहां से आता है, तो बेटा वो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस रिलीज करता है, और वही CaO फिर कार्बन के साथ मिलके कैल्शियम कार्बाइड और CO कार्बन मोनोऑक्साइड एलिमिनेट करता है। मैग्नीशियम नाइट्राइड ऑन हाइड्रोलिसिस विल आल्सो गिव द प्रोपाइन। मैग्नीशियम नाइट्राइड में 3 कार्बन का मेंबर है, तो 3 कार्बन का मेंबर बेटा इस तरीके से आप दिखा सकते हो, ऐसे यहां पर Mg दिखा दो, यहां पर Mg दिखा दो। खेल वही करना जो आपको मैंने बोला था कि बेटा यहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा अपना CH3, यहां पे आपका CH2 हो जाएगा। तो इस पे माइनस, इस पे प्लस, इस पे माइनस, ऐसे कुछ आपको शॉर्टकट में बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। OH माइनस H प्लस, OH माइनस H प्लस, तो देखो ये आपका CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और ये कहलाता है प्रोपाइन। तो इस तरीके से आपको क्या होगा, प्रोपाइन मैग्नीशियम कार्बाइड से मिल जाता है। तो 2 मेथड है, इस मेथड के बाद आगे चलते हैं हम लोग। फिर कह रहा है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। बेटा विसिनल का मतलब क्या होता है कि अगर एक ही कार्बन पे बच्चा, एक अगल बगल कार्बन पे 2 हैलोजन ग्रुप लगा हो तो उसे विसिनल कहते हैं, और जेम उसे कहते हैं जब एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन लगा होता है तो जेम कहलाता है। बेटा डिहाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन। ठीक है, तो ये रिमूव होना एक एलिमिनेशन का पार्ट होता है। आप लोग जीओसी पढ़े होंगे, रिमूव का होना एक आपका हाइड्रोजिनेशन मतलब कि एलिमिनेशन का पार्ट होता है बेटा। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल आपका पहले ये है, यहां पे करना क्या है, कुछ नहीं करना है। मान लो कि अगर इसके रिस्पेक्ट में अल्फा ले रहे हो और इसके रिस्पेक्ट में ये बीटा ले रहे हो, इसके रिस्पेक्ट में, तो एल्कोहल क्या है, एलिमिनेशन देता है। मान लो C2H5OH लेना है तो C2H5O माइनस आपका एक बेस की तरह काम करता है बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस। तो बेस क्या खाने आता है, बेस प्रोटॉन खाने आता है। सिर्फ प्रोटॉन्स को पसंद करता है और किसी को पसंद नहीं करता है। तो यहां से निकलेगा एक सिग्मा और यहां से एक H निकलेगा तो एक सिग्मा, तो एक डबल बॉन्ड यहां बन गया, देखो बन गया। फिर ध्यान देना, अब हमने अच्छा पहले इसको निकाले हो ना, कोई बात नहीं है, इसको अल्फा ले लो, इसको बीटा ले लो, तो अल्फा के यहां से निकल जाएगा, बीटा से आपका हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहां से आपका हाइड्रोजन निकल जाएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन जैसे ही आप ये वाला कंपाउंड पाओगे, इसके अंदर कुछ खेल होता है बेटा, कुछ कॉन्सेप्ट है। ये लोन पेयर है ना, तुम देख सकते हो कि रेजोनेंस के थ्रू ये क्या करता है, इनके बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप कर देता है। अब इतना ही के चक्कर में Br खुश नहीं रहता है, कहता भाई मैं तो अपना इलेक्ट्रॉन, अपना Br मैं इतना इजीली नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि मैं तो यार स्टेबल लग रहा हूं डबल बॉन्ड के थ्रू, तो मैं क्यों जाऊंगा। तो इसीलिए इनके लिए अलग हिसाब बनाया गया, अलग व्यवस्था की गई। स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग बेस, खतरनाक बेस लाया गया कि देखते तुम कैसे नहीं जाते हो। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है NH2, और ये फिर आता है तब जाकर के यहां से Br और यहां से एक H बाहर निकालता है, फिर जाके आपका इथाइन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। सबसे बेस मेन बात ये था ये वाला, क्योंकि रेजोनेंस के थ्रू डबल बॉन्ड को तोड़ना नॉर्मल कंडीशन में पॉसिबल नहीं था, इसीलिए स्ट्रॉन्ग बेस की नीड पड़ी थी हमको। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो ऐसा प्रिपरेशन एक पॉइंट ये होता है। कंडीशन देख लेना, अल्कोहलिक KOH NH2 चाहिए ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता भी नहीं अपने पास है। फिर आता है डिहैलोजिनेशन फ्रॉम टेट्राहैलोअल्काइन। भैया डिहैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है, डिहैलोजिनेशन मतलब होता है रिमूवल ऑफ H2 का निकलना। और टेट्रा एल्कीन क्या होता है, जिसके पास 4 एल्कीन ग्रुप,
4 हैलोजन ग्रुप लगा होता है। तो जिंक का डस्ट ले लिया जाएगा पाउडर के फॉर्म में। तो देखो मैं यही समझा देता हूं डायग्राम से फिर से। C यहाँ पे Br हो जाएगा, यहाँ पे Br हो जाएगा, ये आपका बेटा Br है, यहाँ पे Br है, यहाँ पर H है। और मैंने जिंक का डस्ट ले लिया, जिंक का पाउडर लेकर के जब हीट किया तो लोगों ने कहा कैसे करेंगे आप, तो बोला मैंने ऐसे बेटा ये अल्फा, अब सुनना ध्यान से, एक बार निकलेगा तो यहां से ZnBr2 निकल जाएगा, तो 2 सिग्मा तोड़ा आपने तो एक डबल बॉन्ड और बन जाएगा। चलो ठीक है, बना लिया हमने डबल बॉन्ड, ये बन गया, फिर यहां बन गया। बेटा फिर से आप जब जिंक का पाउडर लेके हीट करोगे, क्योंकि हीट करना जरूरी है, मजबूरी है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड बना के रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जा रहा है। फिर यहाँ जिंक डालोगे तो ये निकलेगा एक सिग्मा, और फिर आखिर में लास्ट में मुझे इथाइन मिल ही जाता है, तो ZnBr2 मिल जाएगा और ये अपना क्या मिल जाएगा, इथाइन बन जाएगा। तो ये रोल होता है जिंक डस्ट का, जिंक के पाउडर का, ये इनका कहानी होता है, ये इनकी रोल होते हैं ऐसे रिएक्शन के अंदर। तो ऐसे रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। फिर आता है बेटा कोल्बे सिंथेसिस। तो लास्ट वाले जो एल्कीन पढ़ा रहे थे उसमें कोल्बे सिंथेसिस मैंने पढ़ाया भी था। तो हम क्या ले लेंगे, पोटेशियम सॉल्ट ले लेंगे, चाहे वो मैलिक एसिड का हो चाहे वो फ्यूमेरिक एसिड का हो। तो इट्स एल्किल डेरिवेटिव गिव द अल्काइन ऑन द इलेक्ट्रोलिसिस। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि मैलिक एसिड क्या कहलाता है। मैलिक एसिड जब COOH दोनों एक डायरेक्शन में होता है बेटा, दोनों एक तरफ होता है तो मैलिक एसिड होता है, और फ्यूमेरिक में एक दूसरे के ट्रांस में आने लगते हैं, डबल बॉन्ड के ट्रांस में आने लगते हैं, तो ये GI भी देना चाहते हैं, देते भी हैं, तो ये आपका फ्यूमेरिक एसिड कहलाता है। ठीक है बेटा, ये अपना क्या कहलाता है, फ्यूमेरिक एसिड। और ये क्या कहलाएगा बच्चा, ये अपना कहलाएगा मैलिक एसिड। ठीक है, अब इसके H को हटा दो और सॉल्ट बना लो, राइट। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि बेटा R के H के जगह R लगा दो, बड़ा वाला एल्केन बनेगा। मतलब ये हुआ कि RCCOOH है बेटा, यहाँ पर R लार्ज मेंबर बनाना चाह रहे हैं ना, इसलिए। और यहाँ पर जब NaOH का ट्रीटमेंट कराओगे इनका, तो बेटा क्या करेंगे, ये यहां से OH और इधर से H निकलेगा, और इधर से भी OH, इधर से H, तो क्या बना लेगा, ये COONA बनाएगा, और फिर ये बनाएगा COONA। ठीक है, तो ऐसा ही आप पोटेशियम लोगे तो पोटेशियम आ जाएगा। तो इसका जब इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे पानी के प्रेजेंस में, तो क्या होगा, यहां से ये टूटेगा। डायरेक्ट आपको याद रखना है, ये पूरा का पूरा देखो, ये जो Na है पानी में OH के साथ NaOH बना लेगा, और यहां से CO2 बाहर चला जाएगा। तो इस तरीके से बाहर चला जाएगा, तो डायरेक्ट आप एल्काइन का फॉर्मेशन। बेटा ये एनोड पे मिलता है और ये कैथोड पे मिलता है, और ये सॉल्यूशन के नेचर को बताता है। सॉल्यूशन जो बच रहा है वो कैसा बन जाता है, बेसिक बच जाता है। तो कुछ करना नहीं है, शॉर्टकट आपको लिखना है, ये सोडियम पानी के OH के साथ NaOH बनाएगा, और ये CO2 बाहर चला जाएगा। 2 सिग्मा तोड़ रहे हो तो एक पाई बॉन्ड उसके जगह पे यहाँ बन जाता है, राइट। क्लियर हो गया, तो ये कहानी रहा। इसके बाद वही मैकेनिज्म जो था, देखो ध्यान से। सबसे पहली बात क्या होता है बेटा, ये टूटते हैं, टूटने के बाद ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस बनाते हैं। तो क्या बनाएंगे, ये बनाते हैं अपना, ये एक्चुअली ये बना देते हैं RC। ठीक है, RC, फिर बेटा C डबल बॉन्ड O माइनस, C डबल बॉन्ड O माइनस, और 2 पोटेशियम। अब 2 निगेटिव है तो 2 निगेटिव को निकाला जाता है। तो ये क्या करेगा, ऐसे समझो, ये अपना क्या करेगा, ये ऐसे बनाएगा, C डबल बॉन्ड C R बनाएगा, और CO, और यहाँ फ्री रेडिकल COO, यहाँ फ्री रेडिकल, और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कर देगा। और तुम भी जानते हो कि फ्री रेडिकल हमेशा फ्री रेडिकल को सपोर्ट करता है, तो यहां से बॉन्ड टूटेगा तो ये 2 मोल CO2 निकल जाएगा, और एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल के साथ मिलकर के एल्काइन का फॉर्मेशन कर जाता है। तो इस तरीके से होता है। वही मैंने समझाया कि जो पोटेशियम है ये अपना कटायन है, और कटायन कहां जाना चाहता है, कैथोड पे।
कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, और ये कहां जाना चाहता है, एनोड पे। एनोड पे क्या होता है, अपना पॉजिटिव चार्ज होता है। तो कैथोड पे पोटेशियम उससे 2 इलेक्ट्रॉन मांगता है, कहता है मुझे न्यूट्रल बनना है, तो ठीक है बन गया। फिर वही पोटेशियम जब पानी के OH के साथ मिलता है तो KOH बना देता है, ठीक है ना। और ये इस तरीके से अब आता है कि आयोडोफॉर्म सबसे मेन होता है कि भाई बनता कहां है, तो याद रखना एट एनोड पे बनता, बस यह ध्यान देना। फिर पूछेगा कि उस सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा जिसके अंदर तुमने इलेक्ट्रोलिसिस कराया था, तो बताना उनको कि बेसिक नेचर होगा, क्योंकि उसके अंदर NaOH का सॉल्यूशन या KOH का सॉल्यूशन बनता है, राइट। इसके बाद देखो ये CH3 है बेटा, तो CH3 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से तुम आसानी से बना सकते हो बेटा। 2 मोल ले लोगे ना तो तुम्हारा काम चल जाएगा। 2 मोल ले लेना, यहां पर Ag ले लेना 1 मोल, यहां पर Ag 1 मोल ले लेना, यहां पर 1 मोल Ag ले लेना, 2 मोल, क्योंकि 1 AgI बनाता है, तो यहां से 1 निकलेगा, यहां से 1 निकलेगा, 2 मोल, यहां से 2 मोल निकालोगे तो क्या बन जाएगा बेटा, HC हीट करना पड़ेगा। ट्रिपल बॉन्ड, 3 बॉन्ड तुमने तोड़ा, 3 बॉन्ड तोड़ा तो बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा और 6AgI का फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये क्या कहलाएगा, इथाइन कहलाएगा। बात समझ में आ गई, तो ये कहानी होता है। चलिए मजेदार बात रही। फिर कह रहा कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर अ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन। तो बेटा कोल्बे में एल्केन एल्कीन एल्काइन सारा बन जाता है बेटा, तो आंख बंद करके इसके ऊपर आप आंसर दीजिएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा आपके सवाल के अंदर, ठीक है। फिर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बाइड गिव द एसिटिलीन ऑन द हाइड्रोकार्बन, कह रहा है इसमें से कौन सा कार्बाइड, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बाइड विल गिव द एसिटिलीन। अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा है बेटा, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कौन सा एसिटिलीन लिया गया था, कैल्शियम कार्बाइड लिया गया था, तो उस केस में ये बना हुआ था एसिटिलीन, राइट। चलो इसमें देख लो ये क्या कर रहा है, NaNH2 अभी हम लोगों ने पढ़ा विसिनल डाइहाइड्राइड है, एक्सेस में ले रहे हो तो यार यहां से उड़ाओ ना, यहां से एक HCl यहां से, एक HCl यहां से, इसका मतलब क्या बन जाएगा, ये ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल जाएगा, तो ट्रिपल बॉन्ड अपना क्या होगा, ऐसा बन जाएगा, बात खत्म हो गई। चलो आगे चलते हैं बेटा। फिर आते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी पर। तो फिजिकल प्रॉपर्टी तो थोड़ी आसान है, हम धीरे धीरे जल्दी जल्दी देखेंगे बेटा। फर्स्ट 3 मेंबर जो होते हैं, पहले 3 मेंबर एल्काइन के जो होते हैं वो गैस स्टेट में होते हैं, राइट। नेक्स्ट 8 मेंबर जो होते हैं वो बेटा लिक्विड स्टेट में होते हैं। मतलब आप बोल सकते हो कि सर पहले से चौथे तक के जो मेंबर होते हैं वो गैस होते हैं, और 5वें से 8 तक के जो मेंबर होते हैं वो लिक्विड होते हैं, और जो बेटा हायर मेंबर वाले होते हैं, हायर मेंबर हायर अल्काइन होते हैं, वो अपने सॉलिड स्टेट में होते हैं, मतलब एबव C9 बोल सकते हो ऐसा। These are weakly polar in nature, बिल्कुल होते हैं क्योंकि sp कैरेक्टर होता है, s is more इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसकी वजह से। These are lighter than water, ये बहुत बड़ी बात है। Immiscible in water but soluble in organic solvent, बेटा ऐसा क्यों करेगा, पानी के अंदर मिसिबल इसलिए नहीं होगा कि भैया पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बनाने की टेंडेंसी नहीं होगी, तो ऊपर से ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्यूट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अच्छा पसंद करता है। लाइक वाले लोग हैं तो ऑर्गेनिक सॉल्यूट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, बट ऑर्गेनिक सॉल्यूट और वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा, इसलिए बोल रहा है इनमिसिबल होता है। फिर कह रहा एज मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज, बहुत सही बात है। मास बढ़ेगा तो वंडरवॉल फोर्स बढ़ेगा, वंडरवॉल फोर्स बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी उसके साथ इंक्रीज होगा, और ऑर्गेनिक में सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी क्योंकि सेम नेचर का होना स्टार्ट हो जाता है, ऐसी बातें इनके अंदर है, राइट। Melting point and boiling point of alkyne are higher than those of corresponding alkane and alkene। क्यों ऐसा, क्योंकि alkyne में थोड़ी सी पोलैरिटी होती है बेटा, थोड़ी सी इनके अंदर क्लोज पैकिंग भी होती है, क्लोज पैकिंग कहो पोलैरिटी कहो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। एसिटिलीन जो होता है भैया कलरलेस गैस होता है,
गार्लिक की तरह ऑर्डर आता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ, ये सबसे बड़ी पॉइंट वाली बात है कि उसके अंदर फॉस्फीन होता है एज ए इम्प्योरिटीज, इसीलिए उसका जो स्मेल होता है ना वो गार्लिक स्मेल होता है, और इसलिए स्मेल होता है कि उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज फॉस्फीन के पड़े होते हैं, ऐसा होता है। राइट, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे बहुत बारूद सवाल चीजें आती हैं इसमें से, तो देख लीजिए। अल्काइन आर लेस रिएक्टिव देन अल्कीन टुवर्ड द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन because the pi electrons in alkyne are more tightly held in alkyne than alkene। ठीक है, अच्छी बात, बहुत बारूद बात इन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है बेटा, जहां इलेक्ट्रोफाइल आना चाहता है, तो इन्होंने एक जवाब दे दिया, एक बात इन्होंने बहुत बड़ी बात बोल दी कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जितना आसानी से एल्कीन देता है बेटा, उतना आसानी से हमारा अल्काइन नहीं देता है, ऐसा इन्होंने बोला। तो जाहिर सी बात है इनके बात में दम है। जैसे मान लो C ट्रिपल बॉन्ड C है बेटा, इनका sp हाइब्रिडेशन है, sp हाइब्रिडेशन है तो s कैरेक्टर कितना होगा, 50% होगा। 50% होगा तो बॉन्ड लेंथ भी छोटा होगा, बॉन्ड लेंथ 1.21 एंगस्ट्रॉम के आसपास दोनों के बीच में होता है, तो ये इजीली बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक नहीं कर सकता है, पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा, मैं अगर अटैक भी करा देता हूं, सपोज करते हैं, तो ऐसा सिचुएशन देखने को मिल जाता है बेटा, ऐसा सिचुएशन देखने को मिलता है इस तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक। और ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर हाइब्रिडेशन sp2 होता है तो s कैरेक्टर कम होता है, यहाँ हाइब्रिडेशन sp होता है, s कैरेक्टर ज्यादा होता है। तो परसेंटेज ऑफ जो s कैरेक्टर होता है आप लोग पढ़े होंगे, उसके वजह से बॉन्ड लेंथ क्या होता है, घट जाता है, और बॉन्ड लेंथ घटता है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बढ़ जाता है, और आखिरी में इनकी रिएक्टिविटी पर असर आ जाता है, रिएक्टिविटी कम हो जाता है बेटा, इसलिए ऐसी बातें ये बोले। तो ध्यान देना, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन एल्काइन कम देता है और एल्कीन ज्यादा देता है। फिर भी ये तीनों कैरेक्टर ये शो करते हैं, एसिडिक नेचर, एडिशन रिएक्शन, पॉलीमराइजेशन। तो तीनों को एक एक करके मैं देख लेता हूं तो आपके लिए बेहतर होगा। चलिए, एसिडिक नेचर कैसे डिसाइड कर रहा है बेटा, सबसे पहली बात ये ध्यान देना कि एसिडिक नेचर तो आपको H के निकलने पे डिसाइड कर रहा है ना। अगर इसका S कैरेक्टर 50% है, sp है और S कैरेक्टर अपना 50% है, तो बेटा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी जाहिर सी बात है ज्यादा होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये कार्बन चाहता है कि हम निगेटिव बना लें, और जैसे ही बनाना स्टार्ट करेगा H उठा के फेंक देगा और फिर यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा। तो ड्यू टू रिमूवल ऑफ H+ इट्स सो एसिडिक नेचर, H+ निकाल रहा है इसलिए एसिडिक नेचर होता है। तो हाइड्रोकार्बन, ध्यान देना, हाइड्रोजन अटैच्ड टू sp कार्बन आर एसिडिक इन नेचर, परसेंटेज ऑफ H कैरेक्टर ऑन हाइब्रिड ऑर्बिटल इंक्रीज, एसिडिक नेचर इंक्रीज। यही तो मैंने अभी बोला, यहाँ सारी बात है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ये सीक्वेंस याद कर लेना, ये आपके लिए बहुत काम की चीजें हैं, ये ध्यान देना इसमें। तो बेटा वाटर सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, देन अल्कोहल, देन इथाइन, देन अमोनिया, देन इथेन, और इथेन की तो बात ही मत करिए क्योंकि इथेन में तो S कैरेक्टर क्या होता है, या 25% होता है। क्यों? क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, sp3 होगा तो S 4 ऑर्बिटल है तो S कैरेक्टर कितना हो जाएगा अपना, फिर 25%। तो अगर S कैरेक्टर कम हो रहा है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी कम आएगी, उनकी औकात ही नहीं होगी इलेक्ट्रॉन खींचने की, H डोनेट करने की। तो अगर ओवरऑल बात किया जाए, इन सिर्फ हाइड्रोकार्बन की बात किया जाए, तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है 50% क्योंकि sp हाइब्रिडेशन होता है, यहाँ डबल बॉन्ड है तो sp2 होता है, ये होता है 33.33%, यहाँ होता है sp3 तो S कैरेक्टर कितना होता है 25%। तो बेटा S कैरेक्टर घटेगा तो एसिडिक कैरेक्टर भी कम होना लाजमी है। तो आप इस बात को जरूर याद रखना कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, इथाइन होगा, फिर इथीन होगा, और फिर क्या होगा, इथेन होता है। क्लियर है, सबसे ज्यादा बात ये कर रहा है। तो चलिए ये पॉइंट आपको नोट करने वाली चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आ जाओ रिएक्शन में सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। बेटा रिएक्शन तो करना ही करना है, क्यों करना है,
क्योंकि यार ये H प्लस देने वाला काम चीज कर रहा है, ये H प्लस दे सकता है, ये माइनस ये प्लस। तो बेटा सोडियम इसके H को निकालेगा तो एक सोडियम बनाएगा, फर्दर अगर रिएक्शन करेगा तो इस वाले भी H को निकालेगा तो दोनों तरफ बना देगा, H2 गैस रिलीज कर देगा। दिस रिएक्शन इज यूटिलाइज्ड टू प्रिपेयर द हायर अल्काइन। बेटा तुम छोटे अल्काइन से बड़ा अल्काइन बनाना चाहते हो, अगर 2 कार्बन वाले अल्काइन से 5 कार्बन 6 कार्बन 8 कार्बन अल्काइन बनाना चाहते हो, लोअर मेंबर ऑफ अल्काइन से हायर मेंबर अल्काइन बनाना चाहते हो, तो ये मेथड सबसे मस्त मेथड है इससे बताने के लिए। जैसे मान लो हमने H को हटा के R लगा दिया, और R कितना हो बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस H पे माइनस और इस पे प्लस, तो सोडियम क्या करेगा, इस H को हटा देगा, मतलब रिएक्शन कर जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस ये H इस अमोनिया के साथ एमीन के साथ चला जाएगा, अमोनिया बना देगा और ये रिएक्शन कर देगा। तो अच्छा दूसरी बात, अगर यही कंपाउंड फर्दर RH से रिएक्शन करेगा तो बेटा X माइनस और Na प्लस लिख करके ये एल्काइन बनेगा। देखो दोनों तरफ R आ गया तो ये अपना हो जाएगा हायर मेंबर, दिस इज कॉल्ड हायर मेंबर अल्काइन एंड दिस इज कॉल्ड योर लोअर मेंबर ऑफ अल्काइन। तो यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम लोअर मेंबर ऑफ अल्काइन टू हायर मेंबर ऑफ अल्काइन, सो दिस इज द मेथड। सिंपल थिंग, कुछ नहीं है, एकदम आसान सा सवाल है, आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए फिर कह रहा है रिएक्शन विद अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। ये बहुत बेहतरीन सवाल है, ये टेस्ट है, और टेस्ट ये सिर्फ और सिर्फ नॉन टर्मिनल वाले देते हैं, नॉन टर्मिनल नहीं देते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें भी देखो ये सोडियम के साथ वही रिएक्शन करेंगे जो टर्मिनल अल्काइन होंगे जिनके पास हाइड्रोजन होता है साइड में, वही रिएक्शन करते हैं। लेकिन नॉन टर्मिनल मतलब ये तुम चाहोगे सर ये क्या रिएक्शन करेगा, सर ये रिएक्शन करेगा क्या, सर ये NaNH2 से रिएक्शन करेगा कि नहीं, तो बोल देना नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इनके पास हाइड्रोजन है ही नहीं है रिप्लेस करने के लिए। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड नॉन टर्मिनल, दिस इज कॉल्ड एज नॉन टर्मिनल अल्काइन ग्रुप। तो बेटा जहां नॉन टर्मिनल होंगे वहां पर लाजमी होगा हाइड्रोजन नहीं होगा रिप्लेस करने के लिए, तो रिएक्शन भी नहीं करेगा। यहां पर भी वही सेम सिचुएशन है बेटा, अगर तुम सेम रिएक्शन इसके साथ कराना चाहते हो Cr, तो बेटा दोनों तरफ आ रहे, H नहीं है यहाँ, लेकिन यहाँ पर H है, तो इसको बोलोगे सर ये टर्मिनल वाला है, और ये क्या है सर, ये नॉन टर्मिनल वाला है। तो नॉन टर्मिनल वाले की तो बात ही नहीं है, क्योंकि ये क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रिएक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास कुछ नहीं है। रेड पीपीटी कौन बनाएगा, जिसके पास एक H दिख रहा है, तो कॉपर उनके साथ रिएक्शन करके रेड कलर का पीपीटी बनाता है। अच्छा ये वाला टेस्ट तुम पता लगाने के लिए कर सकते हो कि सामने वाला टर्मिनल है, आपको टेस्ट ट्यूब में जो दिया गया वो टर्मिनल है या नॉन टर्मिनल है। ठीक है ना, क्लियर है। आगे रिएक्शन विद टॉलेंस, बहुत शानदार सवाल आता है भैया, ये अगर तुम 10 बार इंपॉर्टेंट लिख दोगे ना तभी भी कम पड़ जाएगा, इसलिए आपको इस पे ध्यान देना है। टॉलेंस रिएजेंट आपको भी पता है कि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बेटा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये भी आपको पता है। तो ये भी खेल वही करेगा जिनके पास टर्मिनल वाले ग्रुप होते हैं, जिनके पास टर्मिनल हाइड्रोजन होता है। तो सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट सॉल्यूशन जो होता है ना वो टॉलेंस रिएजेंट होता है। तो टॉलेंस रिएजेंट अगर इस टर्मिनल से रिएक्शन करेगा तो H हटा के Ag वहां जगह बना लेगा और व्हाइट कलर का पीपीटी बना लेगा। लेकिन अगर यही तुम नॉन टर्मिनल बेटा ले लेते हो, यही तुम नॉन टर्मिनल ले लेते हो और टॉलेंस रिएजेंट ले लिए, तो नो कलर अपीयर, नो रिएक्शन विल प्रोसीड भैया, क्योंकि ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ क्या, एब्सेंस ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन, उनके पास हाइड्रोजन है ही नहीं जो दे सकता है, जिसकी वजह से वो काम हो रहा है। तो बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ये टॉलेंस रिएजेंट वाला और क्यूप्रस वाला, ये काम करता है। देखो मैंने बोला भी था कि ये अल्काइन और एल्कीन से सेपरेट करने के लिए काम आता है, ये भी ध्यान देना। इट इज यूज्ड टू सेपरेट द अल्काइन फ्रॉम एल्कीन एंड एल्केन, ये ध्यान देना, ये ध्यान देना। फिर आते हैं एडिशन रिएक्शन। बेटा सिंपल सी बात है कि एडिशन रिएक्शन इसलिए दे रहा है क्योंकि इनके पास दो पाई बॉन्ड है, तो सिंपल सी बात है एक पाई बॉन्ड
बेटा एक बार पाई बॉन्ड तोड़ोगे, ये वाला सपोज करो, तो एक बार आपका यहाँ पर कोई ग्रुप आएगा, मान लो एक्स वाई ग्रुप लगा रहे हो तो यहाँ वाई आ जाएगा। फर्दर एक पाई बॉन्ड तोड़ोगे तो यहाँ पर फिर एक एक्स वाई लगा दोगे, तो अब जाकर के ये क्या करेगा, अपना y और यहाँ पर x और y लग जाएगा। मतलब आप एक बात देख रहे हो कि यहाँ पर एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड बना टूटा तो 2 सिग्मा, और फर्दर एक पाई बॉन्ड टूटा तो 2 सिग्मा। मतलब याद रखना कि अगर 2 पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो उनके बदले 4 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, 4 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब कि अनसेचुरेटेड जो कंपाउंड है बेटा, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उससे क्या बन रहा है, आप देख रहे हो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन रहा है। ठीक है, यानी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बन रहा है। तो इसमें ये sp से यहाँ sp था हाइब्रिडाइजेशन, फिर वो बदल गया sp2 में, फिर वो बदल गया sp3 में, तो ये सिचुएशन देखने को मिलता है। एल्कीन अंडरगोज बोथ इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मतलब इलेक्ट्रोफाइल भी जा सकता है और न्यूक्लियोफाइल भी इनके ऊपर जाके एडिशन कर सकता है। आगे चलते हैं बेटा, ध्यान देना। अब हाइड्रोजिनेशन ध्यान देना, हाइड्रोजिनेशन में ध्यान देना, कुछ नहीं करना बेटा। ये आपका कैटालिस्ट है, ये आपका कैटालिस्ट है, ये पॉजिटिव कैटालिस्ट है। इनका काम ही होता है कि बॉन्ड को ब्रेक करके हाइड्रोजन लगाना। एक बॉन्ड तोड़ना, एक HH आ जाएगा, फर्दर उसी रिएजेंट में एक बॉन्ड तोड़ोगे तो ये आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अच्छा, जो कैटालिस्ट होता है वो अपना सरफेस प्रोवाइड करता है, लेकिन याद रखना कैटालिस्ट हमेशा पाउडर फॉर्म में लेना। कैटालिस्ट जब भी लेना तो फाइनली पाउडर फॉर्म में, क्योंकि वो अपना सरफेस एरिया बढ़ाता है, एक्टिव साइड बढ़ाते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है। ठीक है ना। तो हाइड्रोजिनेशन अगर तुम चाहते हो कंट्रोल करना, तुम चाह रहे हो कि सर अब हम यहीं पे रोक दें, तो उसके लिए जो आता है वो आपका 2 कैटालिस्ट आता है। तुमको पता चल गया, अगर मान लो तुम्हारे पास ऐसा कंपाउंड है, मान लो कि तुम्हारे पास ऐसा कंपाउंड है C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहां पर लिख दिया गया लिक्विड अमोनिया, सोडियम फॉलोड बाय लिक्विड अमोनिया, तो बेटा ये जो कहलाता है ना वो बिर्च रिडक्शन कहलाता है, बिर्च रिएजेंट कहलाता है। और जो रिडक्शन कर रहा है उसे कहते हैं बिर्च रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा और पाई बॉन्ड टूटेगा तो एक बार अपना इस तरीके से प्रोडक्ट बनाएगा R और H, मतलब ट्रांस बनाता है, ट्रांस एल्कीन बनाता है, ये ट्रांस एल्कीन बनाता है। लेकिन अगर आप ऐसे ले रहे हो ट्रिपल बॉन्ड Cr और यहां पर आप ले रहे हो H2 फॉलोड बाय पैलेडियम फॉलोड बाय BaSO4 या कार्बन, तो ये आपका लिंडलार कैटालिस्ट होता है। और लिंडलार कैटालिस्ट जो होता है ये भी आपका कैटालिस्ट, ये पॉइजन का काम करता है और कंट्रोल्ड रिडक्शन करता है बेटा, रिडक्शन नहीं करेगा वो ज्यादातर एक ही प्रोडक्ट जाके सिस एल्कीन बना करके और यहीं पे प्रोडक्ट रोक देता है। तो कंट्रोल रिडक्शन करता है, वही चीज यहाँ पे मैंने बोला, ये कंट्रोल रिडक्शन करता है, दोनों लोग मिलकर के आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये कहानी होता है। चलिए, हाइड्रोजन का रिएक्शन कैसे कराओगे Br2CCl4 के प्रेजेंस में? तो बेटा क्या दिक्कत है, पाई बॉन्ड तोड़ो 2 Br चिपका दो, फिर पाई बॉन्ड तोड़ो 2 Br चिपका दो, तो ये टेट्रा ब्रोमो एल्केन मिलेगा। क्या मिलेगा? टेट्रा ब्रोमो एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन जब रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो बेटा Cl2 इज मोर रिएक्टिव देन Br2 देन I2, F2 तो करेगा नहीं। ठीक है, हाईली एक्सप्लोसिव होता है। और अल्काइन जो होता है, जो रेडिश कलर होता है ब्रोमीन इन CCl4, एक्चुअली ये आपका अनसेचुरेशन टेस्ट भी किया जाता है इससे। जो रेडिश कलर होता है ब्रोमीन का CCl4 में, जब अल्काइन से रिएक्शन करता है तो वो कलरलेस हो जाता है। इसका मतलब ये इंडिकेट होता है कि इसके पास कौन सा बॉन्ड होगा, इसके पास ट्रिपल बॉन्ड होगा। राइट, समझ में आ गया। चलिए, ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस तो आप पढ़े ही हो, 2 तरह का ओजोनोलिसिस होता है। एक होता है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस और एक होता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। क्लियर हो गया? एक क्या होता है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस
और एक क्या होता है ऑक्सीडेटिव। तो बेटा रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में अगर बात करोगे, अगर ओजोनोलिसिस की बात करना चाह रहे हो तो रिएजेंट देखना, एक होता है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस और एक होता है क्या ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होता है, राइट। तो रिडक्टिव का मतलब क्या हो गया, जिंक फॉलोड बाय H2O, या जिंक O3 तो रहेगा यहां पर, मान लो हम O3 यहां लिख देते हैं, O3 लिख देते हैं, और O3 ठीक है Me2S लिखा हो तो ये भी रिडक्शन करेगा। लेकिन अगर O3 के साथ KMnO4 लिखा हो, या O3 के साथ आपका K2Cr2O7 लिखा हो, या O3 के साथ आपका H2O2 लिखा हो, तो ये ऑक्सीडाइजिंग रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, देखो ध्यान से, ये आपका क्या होगा, ये आपका यहां पर डिपेंड करेगा कि हाँ H है कि नहीं। तो एक बार देखो ये क्या कह रहा है बेटा, ये कह रहा है कि अल्काइन फॉर्म ओजोनाइड विद ओजोन विद द डिकम्पोजिशन बाय वाटर टू डाइकीटोन। दिस डाइकीटोन और ऑक्सीडेशन विद H2O2 एंड KMnO4, देखो मैंने बोला है पर एसिड टू गिव कार्बोक्सिलिक एसिड व्हाइल मेटल एसिड NaBH4 गिव डाइऑल। तो सबसे पहली बात बेटा, सबसे पहली बात तो क्या बनाएगा, ये ट्रिपल बॉन्ड है, R है, ओजोन जब यहां अटैक करता है बेटा तो क्या बनाता है, जैसा कि ओजोनाइड बनाता है, और इस तरीके से ओजोनाइड का फॉर्मेशन करता है। इसे कहते हैं इथाइन या अल्काइन ओजोनाइड, ओजोनाइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो यही चीज आपको यहां बता रहा हूं, ओजोन पहले आया, फिर आपको हाइड्रोलिसिस जब करोगे तो टर्मिनल अल्काइन ऑन ऑक्सीडेशन ओजोलिसिस गिव द फॉर्मिक एसिड on one of product which is further oxidized to give carbon dioxide। मतलब वो ये कह रहा है कि अगर आप पानी डालोगे इसके अंदर, पानी, तो क्या करेगा, पानी डालोगे तो ये टूटेगा, यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा, निकल जाएगा, और ये आपका यहां से टूटेगा, यहां से, और ऐसे टूट जाता है। तो ये क्या करेगा, या तो आपका कीटोन बनाएगा और इसके साथ साथ एसिड बनेगा, वो एसिड फर्दर ऑक्सीडेशन से बनता है। तो ये चीज आपको यहां देखने को मिलेगा कि पहले O3 डालोगे तो ओजोनाइड बनाएगा, फिर तोड़ोगे पानी के प्रेजेंस में तो 2 मोल आपका एसिड काटोगे, पानी चाहिए तो पानी जब कटेगा इसमें तो ये आपका एसिड का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, 2 मोल एसिड का फॉर्मेशन कर देता है। तो ये कहानी होता है बेटा। अब देखो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, HX का जोड़ना, HX का जोड़ना, तो HX कैसे जोड़ोगे बेटा, HX देखो सिंपल सी बात है, एक पाई बॉन्ड तोड़ दो, इस पे माइनस, इस पे प्लस, इस पे प्लस, इस पे माइनस, Br को प्लस से अटैच कर दो, बन जाएगा, फिर इस पर एक प्लस आएगा, इस पर एक माइनस आ जाएगा। तो एक बात ध्यान देना कि जो ये वाला कंपाउंड है बेटा CBr और डबल बॉन्ड CH2, तो ध्यान देना इसके पास लोन पेयर है, ये रेजोनेंस में भी चला जाता है, तो जाने के बाद इस पे माइनस आ जाता है, तो माइनस वाले पे कौन आएगा, प्लस H आएगा, यानी देखो इस माइनस पे H प्लस जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये दूसरे नंबर पे ही दोनों Br आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। जब रिएक्टिविटी की बात करोगे तो रिएक्टिविटी बेटा I सबसे आसानी से बॉन्ड तोड़ के, I बड़ा है, बॉन्ड इजीली टूटेगा, रिएक्शन करेगा। ठीक है, लेकिन ये भी एंटी, देखो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फेवर करता है, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फेवर करता है HBr, पेरोक्साइड आसानी बना देता है ये। और जब यहां बेंजोइल पेरोक्साइड डाल दोगे, बेंजोइल पेरोक्साइड मतलब होता है कि फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन, तो बेटा ये फ्री रेडिकल के थ्रू ये क्या करेगा, पहले H आएगा और यहां फ्री रेडिकल बनाएगा, फ्री रेडिकल 2 डिग्री की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है बेटा। बेंजोइल पेरोक्साइड आप पेपर देख भी लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपको भूला गया हो, तो बेंजोइल पेरोक्साइड यही होता है, ये बड़े बखूबी से अपना फ्री रेडिकल बनाता है यहाँ होमोलिसिस करके, और इसको भी सपोर्ट करता है। तो बस डायरेक्ट आप फ्री रेडिकल मार्कोनी काफूर से नहीं जाना, एंटी मार्कोनी जाना, कहना जो Br है वो वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है,
तो बेटा यहाँ हाइड्रोजन ज्यादा तो Br वहां चला गया और ये यहाँ चला गया। लेकिन ये तब होता है जब एंटी मार्कोनी HBr को फेवर करता है। पानी का एडिशन कैसे करोगे? तो पानी भी क्या होता है, वाटर तो न्यूक्लियोफाइल होता है, आपको भी पता है। वाटर इज अ न्यूक्लियोफाइल एज यू नो, वाटर इज अ न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल ऐड करेगा तो अल्काइन ऐड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ, भाई हमको एसिड चाहिए, एसिड चाहिए Hg2+ के प्रेजेंस में, तब जाकर के वो आपका रिएक्शन करेगा। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा CH3 है, C ट्रिपल बॉन्ड C है, यहाँ पर HO और यहाँ पर H है, और एसिडिक मीडियम में पहले आएगा, डायरेक्ट आपको लिखना है बेटा, तो कुछ नहीं करना, ये इधर आ जाएगा प्लस, काट देना OH माइनस, शॉर्टकट बता रहा हूं, मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा, CH3 COH आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा। बेटा ये इनोल फॉर्म में होता है, मुझे कीटो इनोल में टाटोमेरिज्म दिखा दो, तो ये वाला हाइड्रोजन इधर चला जाएगा और फाइनली ये कीटोनिक फॉर्म में चला जाएगा। तो ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, इसे कहते हैं, ये आपका कीटो ग्रुप है, कीटो ग्रुप है, और ये कहलाता है कीटो इनोल टाटोमेरिज्म, इनोल टाटोमेरिज्म, टाटोमेरिज्म ऐसा इसके अंदर देखने को मिलता है। तो यहां पे आपको कीटोनिक ग्रुप, एसिड क्या होता है, H+ क्या करता है, ये डेवलप करता है, इस पे H+ डेवलप करता है, कार्बोकैटायन बनाना चाहता है ताकि आसानी से न्यूक्लियोफाइल चला जाए। कंबक्शन की बात होती है, जला दीजिए। कंबक्शन में जब जलाओगे तो CO2 कंप्लीट कंबक्शन अगर करोगे, अगर आप कंप्लीट कंबक्शन करते हो, अगर आप कंप्लीट कंबक्शन करते हो, अगर आप कंप्लीट कंबक्शन करते हो तो CO2 और H2O, और ज्यादा अमाउंट में आप एनर्जी भी पाओगे, और यही टेम्परेचर जो होता है वो आपका क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा दोगे। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम इज यूज्ड टू बिल्डिंग, बताया था मैंने ना, बिल्डिंग के काम में इसको यूज किया था पर्पस के रूप में, और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी इवॉल्व कर रहा है, तो ये ध्यान दीजिएगा। फिर ऑक्सीडेशन में आ जाओ बेटा, ऑक्सीडेशन क्या है, ये भी डीकलराइज होता है। KMnO4 का कलर क्या होता है, पर्पल कलर होता है, तो ये भी चेक करता है अनसैचुरेशन टेस्ट। तो बेटा ये ऑक्सीजन प्रोवाइडर होता है, तो कहां ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ये अगर अल्कलाइन मीडियम में ले रहे हो और डाइल्यूट ले रहे हो तो बांड तोड़ दो, यहां पर ये बांड तोड़ोगे, ये बांड तोड़ोगे तो CWH का फॉर्मेशन होता है। बेटा क्रोमिक एसिड का भी काम वही है, क्रोमिक एसिड एसिटिलीन को ऑक्सीडाइज करके एसिटिक एसिड बना देता है, तो ये आपको ध्यान देना है। डाइक्रोमेट भी वही काम करता है, डाइक्रोमेट भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये आपका बनाता है, फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये आपको फार्मूला और रिएक्शन याद कर लेना होता है। पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, लीनियर और साइक्लिक पॉलीमराइजेशन होता है, और आपको पता ही है कि अगर एसिटिलीन को आप रेड हॉट ट्यूब के कंटेनर में पास करते हो हाई टेम्परेचर पर, तो बेटा ये पॉलीमर बना लेता है रेड हॉट ट्यूब के, रेड हॉट ट्यूब ऑफ आयरन, ठीक है, ले लेते हो, तो ये इधर, ये इधर, ये इधर, मतलब ये हुआ कि अपना बेंजीन बना देगा, इस तरीके से काम करता है, ठीक है ना। तो ये भी आपका फंडा हो गया। तो ये पूरी की पूरी बेटा लेक्चर मैंने आपका फिनिश कर दिया। जितना भी इसमें आपका सवाल रिएक्शन आता है वो सारा रिएक्शन मैंने आपको बता दिया। इसके कुछ PYQ अपने बचे हुए हैं, कुछ PYQ अपने है, तो इसमें देखो एक सवाल करा देता हूं, सेम ऐसे ही सवाल आपको मिलने वाला है। ये इथाइन है, ये आप तुम देख रहे हो कि ये ट्रांस बना रहा है, ये सिस बना रहा है। बेटा ट्रांस वाले में याद करो कि ये लिक्विड अमोनिया सोडियम के साथ था, सोडियम के साथ था, और ये क्या था, ये H2 फॉलोड बाई PDBSO4 था, जो आप लोगों ने लिंडलार कैटालिस्ट के नाम से जाना था, और ये अपना क्या था, बिर्च रिडक्शन कैटालिस्ट के रूप में लिया गया था, ठीक है। तो ये सब चीजें जाननी पड़ेगी, आपको याद करनी पड़ेगी। तो ए क्या है आपका, NaNH2 और BSO4, बी के साथ हम लोग चलेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि ए आपका क्या होता है, BSO4, हाँ, सोडियम और लिक्विड अमोनिया और फिर BSO4, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। ये देखो ये क्या दे रहा है,
ये NaNH2 दे रहा है तो हम रिएक्शन यहीं पे दिखा दे रहे हैं। एकदम शानदार शानदार सवाल है, बस आप एकदम बने रहिए। ये देखो Na प्लस बेटा NaH2 माइनस, तो ये क्या करेगा, ये और ये निकल जाएगा अमोनिया के रूप में बेटा, और ये बना देगा अपना C ट्रिपल बॉन्ड C Na माइनस प्लस बेटा RH से रिएक्शन कर रहा है ना, तो Br माइनस CH2 CH3 बनाएगा और यहां से ये निकल जाएगा, तो ये आपका लोअर मेंबर अल्काइन से हायर मेंबर अल्काइन बना लेगा। तो लोअर मेंबर ऑफ अल्काइन से हायर मेंबर ऑफ अल्काइन, मतलब आप इसके सामने देख रहे हो कि हम C के साथ जाएंगे, C के साथ जाएंगे, आंसर हमारा यही हो जाएगा। Which one of the following compound will not give hydrocarbon on the reaction with Grignard reagent? बेटा कौन सा ऐसा है जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन अगर कराया जाएगा तो वो आपका हाइड्रोकार्बन नहीं देगा। तो एक बात बताओ, RMgX है ना ये, ठीक है, तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो हाइड्रोकार्बन कब आएगा, जब R माइनस के साथ कोई H आ जाए तो RH बनाएगा, RH का मतलब एल्केन होता है। तो देखो किसके पास हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन इसी के पास नहीं है, छोड़ दो इनको, हटा दो, ठीक है। यहां भी देखो हाइड्रोजन मिलेगा, यहां भी इसके पास भी हाइड्रोजन मिलेगा, यहां भी इसके पास हाइड्रोजन, बस इसी के पास हाइड्रोजन नहीं है इनके साथ, तो बी के साथ चले जाना। A compound is treated with NaNH2 gives sodium salt. Identify the compound. वही चीज है, ट्रिपल बॉन्ड वाला ढूंढो ना, H ट्रिपल बॉन्ड C H NaNH2 बनाएगा, तो बेटा ये माइनस ये प्लस ये माइनस, तो ये वाला और ये वाला उड़ा दो यहां से, H ट्रिपल बॉन्ड C Na और ये माइनस और ये प्लस और H2 अमोनिया है ना, NH3 बन जाएगा बेटा। अब एक बात बताओ, H दिया तो एसिड और NaOH अपना H लिया तो बेस बन जाएगा, तो सॉल्ट तो बनना ही बनना है, तो यहाँ C2H2 के साथ हम चले जाएंगे, ठीक है ना बेटा। तो देखो ये सारे रिएक्शन है बेटा, इस तरीके से आपको करना है। तो ये हमारा अल्काइन की लेक्चर रहा, अल्काइन की थ्योरी रहा, 2-4 महीने PYQ भी पढ़ा दिया आपको। तो लेक्चर को कम से कम 2-3 बार रिपीट करके देखो, नोट्स बनाओ अच्छे तरीके से, डाउट क्रिएट करो, डाउट आता है तो उसको डिस्कस करो, ठीक है। ओके, थैंक यू।